हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करेंगे वर्ब या टेंस। टेंस जो है ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ग्रामर का बेस माना जाता है। टेंस टेंस को जो है हिंदी में काल कहते हैं। टेंस से हमें किसी भी काम के होने की काल का समय का पता लगता है कि कोई एक्शन हुआ है, उसका समय कौन सा रहा है। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक रूप से हम टेंस को 3 प्रकार के मानते हैं, लेकिन उनके टाइप जो है 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले टेंस का नाम आता है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस, और तीसरे टेंस का नाम है फ्यूचर टेंस। टेंस जो है बेसिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं इनके पार्ट की। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल। इनके फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में जो है कई बच्चे सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ। शैल या विल, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की टेबल रही है। जो फ्यूचर वाला पार्ट होता है उसमें चारों पार्ट में शैल विल आते हैं। शैल विल फ्यूचर के चारों पार्ट में आते हैं। फ्यूचर की सबसे पहली यही पहचान है कि उसके चारों पार्ट में शैल विल आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखने से टेबल बच्चों को जल्दी याद होती है। जिसको बिल्कुल भी टेबल नहीं आती उसको भी याद हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि शैल विल हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और जो शैल विल हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर के चारों पार्ट में यूज की जाती है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का नाम है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम गोइंग ऑन होता है कॉन्टिन्यूस होता है। और कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, जो काम प्रोग्रेस पे होता है। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है सभी में, इज, एम, आर, ये तो है हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद मेन वर्ब आती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर बात कर लेते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है वोज या वर, और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर बात कर लेते हैं फ्यूचर की, जिसमें शैल विल तो पक्का आएगा ही आएगा, प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर बात आती है थर्ड पार्ट की, जिसका नाम है परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में आता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो थर्ड पार्ट है उसमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सिंगल आती है, ओनली
हैड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट में हैव आएगा शैल विल के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ओनली परफेक्ट टेंस में यूज होती है, जो कि थर्ड नंबर पे आता है। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की, जो कि परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। इनकी जिसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, जिसका कुछ काम हो चुका है कंप्लीट और कुछ अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, परफेक्ट वाली, हैज है, प्लस बीन आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, तीनों पार्ट में बीन आएगा, और मेन वर्ब आएगी कॉन्टिन्यूस वाली, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर आता है इसमें सिंस और फॉर, इसकी जो है पहचान रहती है, टाइम दिया हुआ होता है, या तो सिंस लगा के टाइम देते हैं या फिर फॉर लगा के टाइम दिया होता है कि काम जो है कितने समय से चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। हेल्पिंग वर्ब आएगी परफेक्ट वाली, और उसके बाद में बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि कॉन्टिन्यूस में है, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जो है हेल्पिंग वर्ब वही परफेक्ट वाली, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर। ये जो है टेबल है टेंस की, जो कि टेबल याद करनी बहुत ज़रूरी है अगर टेंस सीखने हैं तो। अगर कोई ये कहता मेरे से ये टेबल याद नहीं होती तो ये टेंस की जो है समझ में नहीं आ सकते। टेंस को सेम वैसे याद करना होता है जैसे कि हमें मैथ में टेबल सीखने के लिए पहले काउंटिंग सीखनी पड़ती है। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें जैसे अल्फ़ाबेट लर्न करने होते हैं, सेम वैसे ही टेंस को सीखने के लिए पहले ये टेबल याद करनी होती है। इसके साथ साथ ही वर्ब याद होनी चाहिए। अगर वर्ब की फॉर्म याद नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तब भी हम टेंस या वर्ब नहीं सीख सकते, क्योंकि वर्ब तो याद करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारी वर्ब याद नहीं होती तो बेसिक वर्ब मिनिमम 200 से 250 वर्ब जो है याद करनी ही करनी पड़ेगी, जो कि 10वीं 12वीं की हर क्लास की गाइड में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम टेंस की वन बाय वन। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट के चारों पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी पास्ट और फ्यूचर के लिए हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर हम इसी वीडियो में करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज इस वीडियो में सिर्फ एक प्रेजेंट पार्ट ही करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट में इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन साथ में एस या ई एस आता है। एस या ई एस कब आता है? एस या ई एस उस समय आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, सॉरी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होता है, एस या ई एस लगा होता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए पोइम। हमारा सब्जेक्ट क्या था?
सिंगुलर था तो राइट के साथ में हमने एस लगाया है। अगर इसी सब्जेक्ट को ही को हम दे में कन्वर्ट करते हैं, ही को दे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट था और दे प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट आते ही वर्ब के साथ लगा हुआ एस हट जाएगा। दे राइट ए पोइम, तो सबसे पहले एस या एस को समझना जरूरी है। जब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या एस आता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब भरने का रूल है कि वर्ब किस प्रकार से भरी जाती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या एस आता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कई बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना के समझा देती हूँ। सिंगुलर, प्लूरल, ही जो है सिंगुलर है, दे प्लूरल है, सी सिंगुलर में आता है, यू के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। इट सिंगुलर है। आई जो है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगती है। उसके बाद जैसे किसी भी एक व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जाम्पल राम हम नाम लिख रहे हैं तो राम एक व्यक्ति का नाम है, ये सिंगुलर में आता है। उसके बाद अगर हम चिल्ड्रन लिख रहे हैं, चाइल्ड का प्लूरल होता है ये। कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ऐसा नाउन जिसके साथ एस ना लगाओ और वो नाउन है सिंगुलर नाउन, तो वो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है उसमें, और उसी नाउन के साथ में अगर एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। ये जो होते हैं इस टाइप से सिंगुलर प्लूरल होते हैं। आई के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई गो टू स्कूल। आई गोज कभी भी नहीं होता, आई गो टू स्कूल। आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है, आई के साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल वाली यूज की जाती है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जब हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही से इट, उसके बाद में हम डू या डज में से एक लगाते हैं, या तो डू लगाते हैं, इसकी जगह सब्जेक्ट लिख लेना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। डू या डज, डू या डज लगाते हैं, फिर उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को चेंज करते हैं, ये राइट से पोइम, इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन जहाँ डू डज आ जाते हैं वहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ डू डज आ जाते हैं वहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद आएगा नोट, फिर आएगी हमारी वर्ब राइट। अब राइट के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि डज में एस आ चुका है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जहाँ डू डज आता है वहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं आता। ए पोइम। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की।
इंटेरोगेशन सेंटेंस, जहाँ इंटेरोगेशन होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ डू डज फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आते हैं। इनके डू डज फर्स्ट नंबर पे हैं, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। इसके लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे दे राइट ए पोइम में क्या करेंगे हम, प्लूरल है, डू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डू डज के बाद में सब्जेक्ट दे है। इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, दे वाले को, दे से पहले डू डज आएगा, और प्लूरल है तो डू आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा। तो दे के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। डू दे, फिर आएंगे वर्ब, डू दे राइट ए पोइम। अब लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का फॉर्मूला। नेगेटिव में डू डज सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद आता है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है।